हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन टू द डायमेंशन। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूले भी हमने थोड़े देर देखे थे उसमें, लेकिन आज कुछ एग्जांपल्स में आपके सामने लेके आया हूँ जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे डायमेंशन के रिगार्डिंग थोड़े से कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आइए पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। पहला किसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है? सरफेस टेंशन। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए सरफेस टेंशन का, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो, क्योंकि 11th में स्टार्टिंग में तो ये क्वांटिटी आती नहीं, तो इसलिए मैं पहले फॉर्मूला प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जब अगर कॉम्पिटिटिव सेक्शन है तो वहां पर फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वहां पर आपको खुद फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्या मैं बोलता हूं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और सरफेस टेंशन का सिंबल टी। तो टी इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे? एफ अपॉन एल। हमें टी का डायमेंशन चाहिए, सो राइटिंग लाइक दिस, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एल। ओके, फोर्स का डायमेंशन जैसे कि हमने वो डिराइव्ड क्वांटिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 टी माइनस टू, और ये नीचे लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 t0। सिर्फ लेंथ ही आएगी, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डायमेंशन? द रिजल्टेंट डायमेंशन देखिए 1 माइनस 0, सो व्हाट वी विल गेट 1। फिर l का 1 माइनस 1, सो व्हाट विल बी द आंसर? 0। और टाइम का -2 माइनस 0, सो m1 l0 t माइनस 2। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट किसका देखना है? एंगुलर वेलोसिटी का। तो आइए किसका डायमेंशन देखें? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? लीनियर वेलोसिटी का तो फॉर्मूला शायद किसी को मालूम होगा अभी 11th में, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी को तो पहले भी आ चुकी है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ऊपर एंगल कवर है, मतलब कि डेल्टा थीटा, और यहाँ पर डेल्टा टी, कितना टाइम लगा। ठीक है, डेल्टा थीटा आपको पता है कि, अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। तो आइए ओमेगा का डायमेंशन अगर हम फाइंड करना चाहे तो ऊपर हमें किसका डायमेंशन रखना होगा? डेल्टा थीटा का, और नीचे किसका डायमेंशन रखना होगा? डेल्टा टी का। तो हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया कि थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, so what will be its dimension? m0 l0 t0। and what will be the dimension of delta t? बच्चों, टाइम अकेला हो, उसका डिफरेंस हो, उसका एडिशन हो, डायमेंशन ऑलवेज सेकंड का सेकंड, मतलब कि यूनिट सेकंड का सेकंड ही रहेगा, और डायमेंशन कितना रहेगा? m0 l0 t1। so if we do it, then m0 l0 and t माइनस 1। ठीक है, या तो अगर आप सिर्फ t माइनस 1 लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। फिर किसका डायमेंशन हमें देखना था? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो आइए देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, मैं आपको उसका सिर्फ फॉर्मूला बोल देता हूं, आप अपनी ओर से पहले ट्राई कीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड करने की। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो है अल्फा। ठीक है, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ अल्फा, व्हाट यू हैव टू डू? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी उसका डायमेंशन, और नीचे किसका डायमेंशन? टी का डायमेंशन। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का कितना डायमेंशन होगा बच्चों? टी माइनस 1। कहां पर हमने देखा? यहां पर। ठीक है ना? और डेल्टा टी उसका कितना होगा? t1।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें so what dimension we will get t minus 2. ठीक, ओके. अब डायमेंशन देखते हैं किसका. देखिए, एंगुलर वेलोसिटी का हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन का हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बाद में यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप लोगों ने देखा पहले चैप्टर में, मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, उस टाइम पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने देखा था. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल है ये, इसको हम एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? एप्सिलॉन जीरो या तो एप्सिलॉन नॉट. अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहां पर मैं आपको बोल दूं कि Q1 और Q2 ये दोनों चार्ज है. क्या है? ये दोनों चार्ज. फिर R क्या है? R इज अ डिस्टेंस एंड F, व्हाट इज F? F इज द फोर्स. और जिस किसी का भी आपको डायमेंशन चाहिए बच्चों, उसको सब्जेक्ट बनाओ. सो एप्सिलॉन जीरो को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर. अभी Q है चार्ज, जो चार्ज का डायमेंशन IT मतलब कि A1T1 होता है. ठीक है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी में भी हमने चार्ज का डिस्कस किया था. यहाँ पर फिर से चार्ज, तो चार्ज तो वही रहेगा, तो उसका भी फिर से कितना आएगा? A1T1. 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता. फिर फोर्स का डायमेंशन कितना होगा? M1 L1 T माइनस 2. ओके, यहाँ पर जितनी क्वांटिटी है उसके डायमेंशन आपको यहाँ रिप्लेस करने हैं. ये R है तो R का स्क्वायर मतलब कि L2. तो चलो सॉल्व करें. M का कितना आएगा? देखिए ऊपर M नहीं है, डिनोमिनेटर में है M1, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें? M माइनस 1. फिर L की बात करें तो ऊपर L नहीं है, नीचे है, ये देखिए 1 प्लस 2 मतलब कि क्या आएगा? माइनस 3. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसीलिए. फिर टाइम की बात करें तो ये T1 T2, फिर ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि कितना आएगा? T4. अब आपको एड पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना. और एम्पियर भी दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये 1 और ये 1 दोनों न्यूमरेटर में है इसलिए ऐड होंगे. सो व्हाट विल बी द आंसर? M माइनस 1 L माइनस 3 T4 A2. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट किसका था? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. बच्चों, मैंने यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भी आपको दिया था, मतलब कि हमने उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी किया था उस टाइम पर. F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर नहीं था उस टाइम पर, ठीक है ना. तो हमने किसका डायमेंशन अभी स्टडी करना है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. तो आइए स्टडी करें. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? F इज इक्वल्स टू G(m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. मैं आपको बोल दूं यहाँ पर M1 और M2 दोनों क्या है? मास. ठीक, फिर F क्या है? F है फोर्स. और R क्या है? R है डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस. हमें G चाहिए बच्चों, तो G इज इक्वल्स टू क्या आएगा? तो G को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है कि जिस किसी का भी हमें डायमेंशन चाहिए उसको सब्जेक्ट बनाओ. सो डिवाइड बाय M1 M2. अभी फोर्स का डायमेंशन क्या है? तो फोर्स का डायमेंशन रिप्लेस करें यहाँ पर M1 L1 T माइनस 2. फिर R स्क्वायर, तो डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर है, तो क्या आएगा? L2 डिवाइडेड बाय M1 M2. तो दोनों मास ही है, तो एक का M, ठीक है, दूसरे का भी कितना? M. आइए सॉल्व करें तो कितना आएगा? M. देखिए ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो एक 1 1 कैंसिल हो गया, एक बचा M माइनस 1. ठीक है, ये तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों. ये 1 L का पावर 1, यहाँ पर L का पावर 2, तो कितना आएगा? L3 T माइनस 2 सिर्फ यहाँ पर ही है. सो व्हाट इज द डायमेंशन? M माइनस 1 L3 T माइनस 2.
ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ वही क्वांटिटी में लिख रहा हूं बच्चों कि जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ओके। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का देखेंगे और बाद में थर्मल कंडक्टिविटी का देखेंगे। ओके, तो आइए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का देखें। आप बोलोगे सर ये क्या है? कोई बात नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला बोल देता हूँ। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला अगर एक बार आपको पता चल गया और कौन सी क्वांटिटी मतलब कि कौन सा सिंबल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी पता चल गया, तो भी आपको अच्छी तरीके से डायमेंशन पता चल जाएगा। तो बच्चों एक विस्कस फोर्स है या स्टॉक फोर्स है, उसमें एक फॉर्मूला आया है 6 पाई ईटा आरवी, आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ये F है, F क्या है? फोर्स। 6 पाई इज द कांस्टेंट, R इज द रेडियस एंड V इज द वेलोसिटी। और ये जो ईटा दिख रहा है ना, ईटा, इसको क्या बोलते हैं? ईटा। ठीक है ना, इसे ही हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हम ईटा को सब्जेक्ट बनाए बच्चों तो इजी हो जाएगा बहुत। किसका डायमेंशन यहां पर रखना होगा? F का, और नीचे 6 पाई, और किसका यहां पर डायमेंशन रखना होगा? R का, और यहां पर V का। बच्चों अगर 6 पाई का डायमेंशन रखेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका डायमेंशन ही नहीं होता। तो M1 L1 T-2, आपने देखा होगा फोर्स का डायमेंशन अगर आपको मालूम है तो बहुत आपके काम आ सकता है। R रेडियस है, तो रेडियस मतलब कि लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? सिर्फ L1। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? L1 T-1। एंगुलर वेलोसिटी का सिर्फ T-1, और ये लीनियर वेलोसिटी है V, तो उसका कितना आएगा? L1 T-1। वेलोसिटी हो, स्पीड हो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, किसी का भी डायमेंशन यही आएगा। आइए डिराइव करें, क्या आएगा? M L T, मास का कितना होगा? 1 L, एक L यहां पर कैंसिल हो गया, L बचा, तो L-1, ये -2 है और ये -1 है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? M1 L-1 T-1। ठीक है, तो ये किसका डायमेंशन हो गया बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। और एक डायमेंशन देखते हैं, किसका डायमेंशन बाकी रह गया? आगे क्वेश्चन में देखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, किसका डायमेंशन अब हमें फाइंड करना है? अच्छी तरीके से देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिए ये सारे इक्वेशन में आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। अभी थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल तो होता है K, मैं सबसे पहले आपको बोल दूं। ठीक है ना, और फॉर्मूला जो है हमारे पास वो ये है कि Q/T इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2/L। ठीक है, मैं सारी क्वांटिटी यहां पे लिख देता हूं। Q क्या है? ये है हीट एनर्जी, थर्मल कंडक्टिविटी है तो शायद थोड़ा थोड़ा आपको लगा होगा। ठीक है, हीट एनर्जी जो पास होती है किसी रोड से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, मतलब कि A क्या है? एरिया। अब ये T1 और T2 क्या है? ये है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर ऑफ एंड्स। अच्छी तरीके से देखना। फिर हमने Q लिख दिया, A लिख दिया, फिर T लिख दिया, L क्या है? लेंथ। ओके, फिर T, स्मॉल t, ये स्मॉल t क्या है? टाइम इंटरवल। ठीक है, और K बच गया, तो K का तो हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला that make K as a subject, so what will be the answer? QL upon TA into T1 minus T2। बच्चों एक एग्जांपल में देता हूं आपको। आप 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर हाउ सिली इट इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डायमेंशन क्या है? K केल्विन। इसका डायमेंशन भी क्या है? K, और इसका डायमेंशन भी क्या है? K। तो इसका मतलब ये है
कि T1 माइनस T2 में जो T1 का डायमेंशन होगा, ठीक है, वही डायमेंशन किसका होगा, T2 का। हमने आगे भी देखा था कि अगर दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, कब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो T1 का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन T2 का भी होगा, और वही डायमेंशन T1 माइनस T2 का भी होगा, और वो कितना होगा, K1। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए, सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी हमें जो यूनिट मिला वो तो यही मिला ना। ये डायमेंशन हम किसका बोल सकते हैं, T1 माइनस T2 का। ये डायमेंशन किसका, T1 का। ये डायमेंशन किसका, T2 का। ओके, तो यहाँ पर आइए रिप्लेस करें। हमें अगर डायमेंशन ऑफ K फाइंड करना है, सो Q क्या है, हीट एनर्जी। बच्चों, एनर्जी का डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए, M1 L2 T माइनस 2। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वो डिराइव्ड क्वांटिटीज वाला वीडियो एक बार प्लीज देख लीजिए, ये सारे कंफ्यूजन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और L लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L1। इट इज वेरी सिंपल। अब नीचे T क्या है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, T1। ठीक है, एरिया का डायमेंशन क्या है, L2। और T1 माइनस T2 या T1 या T2 डायमेंशन एक ही है, K1। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले M L T K लिख दे। ओके, अभी M कितना है, देखिए बच्चों, M एक ही है, सो आंसर इज M1। L कितना है, देखिए L2 प्लस 1, 3 माइनस 2, मतलब कि अगर अब ऐसा सोचे कि L2 कैंसिल हो गया तो भी कोई बात नहीं, तो L1 आएगा। T ये माइनस 2 है, ये 1, ये ऊपर जाएगा तो फिर से -1, -2 -1 -3। और K का डायमेंशन, ये K नीचे ही है, सो व्हाट इज द डायमेंशन, K-1। ठीक है, तो इस तरह कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन अगर फाइंड करना हो, और अगर आपको उस क्वांटिटी के फॉर्मूला के बारे में पता है, then easily you can find out the dimension of that quantity। ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्या देखा कि किसी भी क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला पता है तो उसको सब्जेक्ट बना के किस तरह उसके डायमेंशन फाइंड किए जाते हैं। ठीक है ना। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। बच्चों, ये रियल गैस इक्वेशन है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो यहां पर मैं आप सबको ये बोल दूं कि P क्या है, P इज द प्रेशर। ठीक, V इज द वॉल्यूम। ओके, R, what is R? R is the universal gas constant. Okay, and T is the temperature. Okay, और ये जो A और B दिख रहे हैं ना, ये कोई और क्वांटिटी है, तो हमें उसके बारे में ही पता करना है that what is the dimension of A upon B. What we have to find out, what is the dimension of A अपॉन B। तो बहुत सिंपल है, अगर सॉल्यूशन करना चाहे तो पहले हम A का डायमेंशन फाइंड करेंगे, बाद में B का डायमेंशन फाइंड करेंगे, बाद में उन दोनों डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए किस तरह, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ B। तो वो किस तरह फाइंड किया जाए, तो एक बात अच्छी तरीके से आपको मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लस के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो क्वांटिटीज है उन क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होता है। इस साइड कौन सी क्वांटिटी दी है, प्रेशर, और इस साइड कौन सी क्वांटिटी दी है, A अपॉन V स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिखना चाहेंगे, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर। अभी प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है M1। अच्छा, प्रेशर इज इक्वल्स टू, जो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो फोर्स का क्या होगा, M1 L1 T माइनस 2, और एरिया का L2, तो क्या आएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे डिराइव किया करो।
अपने आप, मतलब कि ऐसे अगर फॉर्मूला पता है तो इजीली आप इसे डिराइव कर सकते हो, वरना तो बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप कितने याद रखोगे, भूल जाओगे। m1 l-1 t-2 और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ए। अभी वॉल्यूम का तो L3 हमें पता है, लेकिन L3 का क्या करना है बच्चों, हमें स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब क्या है, A अपॉन क्या करना पड़ेगा, हमें L6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम A का डायमेंशन फाइंड करना चाहे तो जो ये L6 है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मतलब कि ऐसा डायमेंशन सिर्फ दिख रहा है, अदरवाइज रूल तो आपको सारे जो आप पहले अप्लाई करते थे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, ठीक है ना, स्मॉल स्टैंडर्ड, दैट रूल ओनली यू हैव टू अप्लाई। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, हियर m1 l5 t2, सॉरी t-2। ठीक है, तो यहां पर हमें किसका डायमेंशन पता चला, ए का। अब किसका डायमेंशन फाइंड करने की बारी है, बी की। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखिए अच्छी तरीके से। यहां पर इस इक्वेशन में क्या दिया है, v माइनस बी, यहां पर माइनस दिया है। अगर प्लस या माइनस दिया हो तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन सेम हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। सो व्हाट वी विल राइट, dimension of V is equals to dimension of B। ओके, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3। So what we got, dimension of B is a L3। So now what is the dimension of A upon B, A upon B, अभी A का डायमेंशन यहाँ पर रखिए, M1 L5 t-2 divided by L3। Okay, fine. So what answer you will get, m1 l2 t-2। ठीक है, so in this way easily you can find out dimension of this type of quantities। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बच्चों, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना, वरना कंसेप्ट तो सबको सेम ही सिखाया जाता है। जो बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब। ठीक, यहां पर x क्या है, लेंथ, और t क्या है, टाइम। ओके, हमें ए का डायमेंशन फाइंड करना है, बी का डायमेंशन फाइंड करना है, सी का डायमेंशन फाइंड करना है और डी का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, याद रखो दोनों के बीच में क्या होना है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस में हम क्या करते थे, प्लस के दोनों साइड जो है उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। सबसे पहली बात तो एक इक्वेशन आप ऐसा लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड कौन है, x, उसका डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन a का होगा, वही डायमेंशन bt का होगा, वही डायमेंशन ct स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन d इंटू टी क्यूब का होगा। सबका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि किलोग्राम प्लस किलोग्राम या किलो, यहाँ पर सारे किलोग्राम अगर होंगे तो आंसर भी किलोग्राम में आएगा। ओके, अभी x क्या है, लेंथ, तो पहला तो डायरेक्टली सोल्व हो गया, कौन सा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू L1। इट इज वेरी इजी, राइट, पहला तो इजीली सोल्व हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में bt है ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ b मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या है, डायमेंशन ऑफ a, और डायमेंशन ऑफ a क्या है, L1। अभी हमें b का डायमेंशन नहीं पता है, बट डोंट वरी, we know the dimension of time। what is the dimension of time, t1, and what is the dimension here, L1। so how we can say what is the dimension of b, just divide it and what you will get, L1 t-1। तो यहां पर इस सेंस से अगर आप सॉल्व करोगे, फॉर एग्जांपल देखिए अगर हम ऐसा करेंगे, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, डायमेंशन कितना आएगा, L आएगा, तो डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं दैट डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल्स टू L1 t-2।
Okay, and similarly dimension of D is equals to L1 T minus 3. ठीक है, so easily we can find out dimension by this method. Okay, एक क्वेश्चन और देखते हैं. मैं क्वेश्चन लिखता हूं. जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है. क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल्स टू 80 प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस v0. ये इक्वेशन सही है. यहां पर कौन सी क्वांटिटी का क्या मतलब है बोल देते हैं. ये है वेलोसिटी. ठीक, ये है इनिशियल वेलोसिटी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी वेलोसिटी है. क्यों? क्योंकि सारी वेलोसिटी का डायमेंशन सेम ही होता है. और टी है टाइम. ठीक, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी एंड डायमेंशन ऑफ सी. देखिए बच्चों, एक बार आप पॉज करके प्लीज अपनी ओर से एक बार ट्राई कीजिए. यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से मालूम है. जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ 80. सॉरी, प्लस नहीं आएगा, हमें इक्वल करना है. क्या करना है बच्चों, हमें इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b डिवाइडेड बाय t प्लस c. देखो ये पूरी क्वांटिटी है ना, इसीलिए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v0. और एक और भी लिख सकते हैं. देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर भी बीच में क्या है, प्लस. सो डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c. तो इससे तो हमें c का डायमेंशन डायरेक्टली मिल गया. c का डायमेंशन क्या आएगा, t1. ठीक, अब c का डायमेंशन हमें मिल गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t प्लस c. सबका डायमेंशन तो सेम ही रहेगा. ओके, अब इस इक्वेशन में देखिए, इन दोनों को आप इक्वेट कीजिए तो क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ b डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t प्लस c, सॉरी, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v0. v0 है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और जिसका डायमेंशन क्या है, m0 l1 t माइनस 1. तो यहाँ पर अगर हमें b का डायमेंशन फाइंड करना है तो t प्लस c का डायमेंशन क्या था, जस्ट रिप्लेस इट, t1. एंड व्हाट इज डायमेंशन हियर, m0 l1 t minus 1. So now what is the dimension of b, just multiply it as we are multiplying in general mathematics. Okay, so what answer you will get, m0 l1 t0. okay, it's very simple. okay, तो हमें किसका डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन भी मिल गया. अब डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन है ना. अब यहाँ पर प्लीज देखिए. ठीक, तो अभी डायमेंशन ऑफ a और टाइम का डायमेंशन क्या है, t1. इट इज वेरी सिंपल. सो L1 t माइनस 1. तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 1 अपॉन t1. सो व्हाट विल बी द आंसर, L1 t माइनस 2. ठीक है. So in this way easily you can find out the dimension. एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों. जितने एग्जांपल मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या कि जितने एग्जांपल आप ट्राई करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपको परफेक्शन आएगा. ठीक है. p इक्वल्स टू p0 e रेज टू माइनस अल्फा t स्क्वायर. okay, and what is p is the pressure. what is p0,
P0 is the initial pressure and T is the time. Okay, and we have to find out dimension of alpha. तो एक अच्छा सा रूल आपको दिमाग में होना चाहिए। कौन सा रूल? देखिए, पावर, एंगल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। पावर, एंगल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस do not have dimension। उसके पास डायमेंशन नहीं होते। अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। किस किस के पास डायमेंशन नहीं होते? पावर, फिर पावर, ये जो है ये सारा क्या है? पावर। देखिए, अल्फा के पास डायमेंशन हो गए, टी स्क्वायर के पास भी डायमेंशन हो गए, लेकिन इन दोनों को मिला के जो क्वांटिटी बनेगी उसके पास डायमेंशन नहीं होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है? डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? m0 l0 t0। डायमेंशन ऑफ अल्फा इज m0 l0 एंड t0। अब डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है, टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या है? t2, क्योंकि ये टाइम है, हमने देखा। और यहां पर क्या आया? m0 l0 t0। सो नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा? तो इस टी स्क्वायर को आप यहां पर भेज दीजिए एंड यू विल गेट आंसर t-2। बच्चों, ये अल्फा टी स्क्वायर कहां पर था? पावर, और पावर के पास कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल के पास भी कोई डायमेंशन नहीं होता। आइए एंगल का एक एग्जांपल इस तरह का लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पावर, एंगल और लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके पास डायमेंशन नहीं होता। अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, y इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t। ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। ओके, पर अभी हमें उससे कोई निस्बत नहीं है। y इज द डिस्टेंस। व्हाट इज y? डिस्टेंस। ठीक, फिर x पे क्या है? डिस्टेंस ही है। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो या एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन तो क्या रहेगा? t-1। ओके, और टाइम t। ठीक है, t क्या है? तो t है टाइम, तो उसका डायमेंशन कितना होगा? t1। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको a/k का डायमेंशन मालूम करना है। ठीक है, अब ये y है, तो y का डायमेंशन कितना होगा? आपको एक पता होना चाहिए कि हमने जैसा पहले लिखा था, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ 2a इंटू डायमेंशन ऑफ साइन kx इंटू डायमेंशन ऑफ cos ओमेगा t। लेकिन इसके पास और इसके पास तो डायमेंशन होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एंगल है बच्चों। ये क्या है? एंगल। ये भी एंगल है। ओके, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का डायमेंशन किसके जैसा होगा? a। ठीक है ना, ये 2 कांस्टेंट है, तो ये भी कैसी है? डायमेंशन लेस। तो y का डायमेंशन a के डायमेंशन के जितना होगा, तो a का डायमेंशन कितना होगा? L1। समझ में आया आपको? ओके, अभी हमें a का डायमेंशन पता चल गया कि a का डायमेंशन अब तक हमें नहीं पता है, पर टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि kx जो दिया है वो एंगल में दिया है, तो एंगल का डायमेंशन होता नहीं है। और यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखे k इंटू एक्स,
तो हमें क्या आंसर मिलेगा, m0 l0 t0। अभी x का l1 है ना बच्चों, तो k का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय, अभी x है तो x का डायमेंशन क्या है, l1, क्योंकि यह लेंथ है तो यहाँ पर l1 आएगा। सो व्हाट इज द आंसर, l-1। सो अगर हमें डायमेंशन फाइंड करना है a अपॉन k का, सो व्हाट विल बी दैट डायमेंशन, दैट डायमेंशन विल बी, a का डायमेंशन कितना है l1 और k का कितना है l-1, तो कितना होगा l2 एंड दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब तक शायद हो भी चुके होंगे, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिस्कस करना चाहिए। n इज इक्वल्स टू माइनस डी, एक ऐसा फॉर्मूला है, इंटू n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो कहने का मतलब क्या है कि n का डायमेंशन, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता और वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, इसलिए l-3 ही होगा। ठीक है, फिर n1 और n2 वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसका डायमेंशन कितना होगा, n1 का डायमेंशन जितना होगा उतना ही n2 का होगा और उतना ही डायमेंशन n1 माइनस n2 का होगा। और वो कितना होगा, नंबर का कोई डायमेंशन ऊपर का नहीं होगा, एरिया का कितना होता है l2, तो l-2 और टाइम तो क्या होगा t-1। फिर x लेंथ है बच्चों, x क्या है लेंथ, तो x1 का जितना डायमेंशन होगा उतना ही डायमेंशन x2 का होगा और उतना ही डायमेंशन x1 माइनस x2 का होगा और कितना होगा l1। ठीक है, हमें किसका डायमेंशन फाइंड करना है, d का। तो बच्चों अगर आप इन सारी वैल्यूज के सारे का डायमेंशन अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपका आंसर आएगा m0 l2 t-1। क्या आंसर आएगा आपका m0, d का डायमेंशन क्या आएगा m0 l2 t-1। ओके, दैट विल बी द आंसर। तो कैसे डायमेंशन फाइंड किया जाता है वो आज हमने देखा। ओके, और आगे हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। इस टाइप के बहुत सारे सम आप ट्राई कीजिए और एक्सपर्ट बन जाए इसमें। ठीक है, नमस्कार।